हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन की अगली टॉपिक यानी किस कोशिका विभाजन के बारे में। पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया था कि जो हमारी सेल साइकिल है वो किस तरीके से चलती है, और इसको हम डायग्राम के को बना के भी हम लोग समझे थे। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे अभी नहीं आए हैं सारे बच्चे आ जाएं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है क्लास 11th कोशिका चक्र एवं चैप्टर नंबर 10 है भाई, ध्यान देना। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। ठीक है, यही चैप्टर बेटा हमारा चल रहा है। तो आज की क्लास में हम इस क्लास की तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। आज के तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन को। क्या पढ़ेंगे? कोशिका विभाजन को, कि ये कोशिका विभाजन क्या है और ये कितने प्रकार की होती है और इनके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं चलती हैं। तो आज की टॉपिक या आज की क्लास हमारी इसी सेल डिवीजन पे होने वाली है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं थोड़ा सा आपको पीछे वाली चीज़ समझा देना चाहती हूँ, ताकि जो बच्चे आज नए हैं या पहली बार क्लास में आए हैं उनका भी बेस क्लियर हो जाए, ताकि उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत महसूस ना हो। जब मैं टॉपिक समझाऊँ तो आप अच्छे से सब हर एक टॉपिक को आप समझ सको। ठीक है, इसके पहले बेटा हमने एक बात की थी, और वो हमने बात की थी पिछली क्लास में। हमने इस सेल साइकिल के बारे में बात की थी। क्या बात की थी? इस सेल साइकिल के बारे में हम लोग बात किए थे। अब सेल साइकिल की बात करें बेटा, तो जिसमें आपको ये डायग्राम क्या बता रहा है कि इसमें देखो बेटा, एक तो होती है जीरो प्रावस्था, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और एक क्या है भाई, माइटोसिस फेज या M फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोसिस फेज, या जिसको हम क्या बोलते हैं, M फेज बोलते हैं। यही चीज़ों को हमें आज की क्लास में समझने हैं। अब अगर बेटा हम बात करें मियोसिस, ठीक है, मियोसिस या एम फेज में क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या देखा था, ये जो हमारी अवस्था है, ये जो हमारी अवस्था है, इस अवस्था में क्या हो रहा था? इसमें हो रहा था जो हमारी सेल थी, जो सेल थी वो क्या कर रही थी? प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का और न्यूक्लिक अम्ल का क्या कर रही थी? निर्माण कर रही थी। साथ साथ इसमें सेल का ग्रोथ हो रहा था। यानी जो हमारी कोशिकाएं थी वो क्या कर रही थी? वृद्धि कर रही थी। किसमें होता है? जीवन फेज में, जो कि हमने पिछली क्लास में, यानी इसकी जो पिछली क्लास थी कोशिका चक्र वाले टॉपिक में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद बेटा आती है, इसमें क्या बोला गया कि भाई इसमें जो डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है वो नहीं होगा, या डीएनए से डीएनए का निर्माण करना ही प्रतिकृतिकरण कहलाता है। तो इनमें क्या होगा कि जो हमारा डीएनए होता है उस डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डीएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होगा। ये किसमें होता है भाई? जीवन फेज में। जब हमारी एस फेज आती है, इस एस फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज। क्या बोलेंगे? सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज को हम हिंदी में कहते हैं संश्लेषण अवस्था। सिंथेसिस फेज को हिंदी में क्या बोला जाता है? संश्लेषण अवस्था। क्या बोलोगे? संश्लेषण अवस्था। यानी कि ये जो एस फेज होगा, एस फेज में क्या होगा? यहाँ पे बेटा क्या, डीएनए का रिप्लिकेशन। क्या होगा? डीएनए का रिप्लिकेशन। डीएनए क्या करेगा? रिप्लिकेशन की क्रिया करेगा। यानी यहाँ पे जो हमारा डीएनए होगा ये करेगा रिप्लिकेशन की क्रिया। क्या करेगा? रिप्लिकेशन की क्रिया को यहाँ पे शो करेगा। बात क्लियर आ गई? हो गई। इसके बाद बेटा आगे हमने क्या देखा था, ये जो हमारी G2 फेज है,
तो G2 फेज में हमने क्या देखा था, प्रिपेयर फॉर माइटोसिस डिवीजन, प्रिपेयर फॉर माइटोसिस डिवीजन, यानी कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो यहाँ पे हमारी सेल होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिपेयर फॉर माइटोसिस डिवीजन, यानी कि यहाँ पे जो हमारी बेटा सेल होगी वो यहाँ पे विभाजन करने के लिए तैयार हो जाएगी, यानी उसके अंदर क्या हो गया, प्रोटीन का निर्माण हो गया, लिपिड का निर्माण हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हो गया, न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। जब डीएनए आरएनए बन गया तो इस एस फेज में क्या हुआ बच्चा, ये एस फेज की जब अवस्था आई, इस अवस्था में क्या हो गया, यहाँ पे हुआ डीएनए का रिप्लिकेशन, यानी डीएनए ने रिप्लिकेशन किया और रिप्लिकेशन के द्वारा वो डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कर दिया। इसके बाद जब G2 फेज आया, इस फेज में हमने क्या देखा, इस प्रवस्था में जो प्रोटीन और आरएनए का निर्माण होता है, इसमें क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। क्या होगा बेटा, प्रोटीन का निर्माण होगा और प्रोटीन के निर्माण के साथ साथ आरएनए का निर्माण होगा। अब कैसे, इस बात को समझो। यहाँ पे बेटा जो न्यूक्लिक अम्ल है, यहाँ पे जो न्यूक्लिक अम्ल है हमारा डीएनए है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे जीवन फेज है उसमें सेल की वृद्धि होगी, प्रोटीन का निर्माण होगा, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल में किसका, डीएनए का निर्माण होगा। इतनी बात क्लियर। फिर हमारी कौन सी अवस्था आई, सिंथेसिस फेज आई, जिसको हम कहते हैं संश्लेषण प्रवस्था। तो इस संश्लेषण की प्रवस्था में क्या होगा, डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दो कि डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से जो डीएनए के निर्माण की क्रिया होती है उस क्रिया को हम कहते हैं रिप्लिकेशन। क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, रिप्लिकेशन, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से कैसे रिप्लिकेशन होता है, कैसे डीएनए का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो टूटता है तो दोनों न्यूक्लियोटाइड की जो चैन होती है वो आपस में क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ये सभी प्रोसेस को मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, कोई भी टफ नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद क्या होता है, जब डीएनए से आरएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए का निर्माण, ये जो डीएनए है तो इस डीएनए से क्या होगा, जब आरएनए का निर्माण होगा तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुलेखन। क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई, अनुलेखन कहते हैं, ठीक है। फिर आरएनए से प्रोटीन निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण की, आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की जो बेटा क्रिया होती है, इस प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को हम कहते हैं अनुवादन। क्या कहते हैं, अनुवादन। तो ये बेसिक चीज आप बिल्कुल क्लियर रखना। हालांकि आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना सा बेस आपको क्लियर रखना है। जब पढ़ने जाओगे, कहाँ बच्चे, जब आप पढ़ोगे 12th में जाओगे और 10th में आपका छठा चैप्टर आएगा वंशागति का आणविक आधार, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो समझ गए हमने क्या बात किया, आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम अनुवादन कहते हैं। डीएनए से आरएनए निर्माण की जो क्रिया होती है उसको हम अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनने की जो क्रिया होती है उसको रिप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण कहते हैं। इतनी बात क्लियर आ गई। तो जीवन फेज में क्या होता है बेटा, सेल का ग्रोथ होता है, डीएनए का निर्माण होता है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी का निर्माण होता है। एस फेज में क्या होता है, ये डीएनए क्या करता है, रिप्लिकेशन करता है, यानी एस फेज की जब अवस्था आएगी तो इनमें जो कोशिका द्रव्य में केंद्र का विभाजन है तो ये प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद G2 फेज जब आएगा, इसमें से जो हमारी सेल्स होगी, यानी कि सेल के अंदर सभी चीजें जब बन जाएंगी, पूरी तरीके से विकसित हो जाएगी, तो ये विभाजन करने के लिए क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। क्या करने के लिए, विभाजन की क्रिया करने के लिए ये एकदम प्रिपेयर हो जाएगी अच्छी तरीके से। फिर जब बेटा हमारी ये आती है एम प्रवस्था, यहाँ से यहाँ तक की प्रवस्था को एम प्रवस्था कहते हैं, जिसमें आप देखोगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस की क्रिया को देखोगे। तो यही चीज़ों को मैं एक एक समझेंगे। क्लियर। तो अब सभी बच्चे हेडिंग डालोगे, ठीक है, सभी बच्चे हेडिंग क्या डालोगे भाई, हम अब हेडिंग डालेंगे अपनी कोशिका विभाजन। क्या डालेंगे, कोशिका विभाजन।
क्या डालोगे भाई कि जो हमारी कोशिकाएं हैं ये कोशिका विभाजन की क्रिया क्या है। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालोगे, कोशिका विभाजन। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ी सी हमारी एक फेज छूटी हुई है जो हमने अगली क्लास में पढ़ा था, इंटरफेज। लेकिन वहाँ पे हमारी एक जो मेटा फेज थी ना, जो एम फेज थी, वो एम फेज हमारी यहाँ पे छूटी हुई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एम फेज के बारे में, एम प्रवस्था के बारे में। इसके बाद आगे की टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो सभी बच्चे हेडिंग डालोगे एम फेज। अब ये एम फेज क्या है, या एम फेज में जो है क्या क्रियाएं होती है। अब अगर बच्चे एम फेज की बात करें तो इनमें क्या होता है कि एम प्रवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या सूत्री विभाजन होता है। ठीक है, क्या लिखोगे कि एम फेज उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या सूत्री विभाजन होता है। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ लिखेंगे कि एम फेज उस अवस्था को कहते हैं जिसमें एम फेज उस अवस्था को व्यक्त करता है, उस अवस्था को व्यक्त करता है, जिसमें वास्तव में क्या होगा, वास्तव में, ठीक है, एम फेज उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन क्या होगा, वास्तव में कोशिका विभाजन या सूत्री विभाजन होता है, या क्या होगा, सूत्री विभाजन होता है, क्या होगा, या सूत्री विभाजन होता है। तो ये एम फेज उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या सूत्री विभाजन होता है। क्या होगा, वास्तव में सेल का डिवीजन, और सेल के डिवीजन के साथ साथ क्या होगा, सूत्री विभाजन होता है, और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, एम फेज होता है। ठीक है, तो एम फेज का जो आरंभ केंद्रक के विभाजन से होता है और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन से होता है। आगे क्या लिखोगे भाई, एम फेज का प्रारंभ, ठीक है बेटा, एम फेज का प्रारंभ केंद्रक के विभाजन से होता है। क्या होगा, केंद्रक के विभाजन से होता है, एवं अंत कोशिका द्रव्य, है ना, एवं जो अंत होगा कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म के विभाजन से होता है। कोशिका द्रव्य जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म के, ठीक है, साइटोप्लाज्म के विभाजन से होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो ये होती है बेटा हमारी एम फेज, यानी कि हम एम फेज में क्या बोल रहे हैं कि एम फेज हम उस अवस्था को कहते हैं जिसमें वास्तव में
यानी रियल में क्या होती है, जो हमारी कोशिका विभाजन या सूत्री विभाजन होता है, जिसमें रियल अवस्था में हमारी सेल्स का क्या होता है, या तो वो कोशिका विभाजन करती है या तो वो सूत्री विभाजन करती है। और एम फेज का जो प्रारंभ होता है वो केंद्र के विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होता है, और उसका जो अंत होता है वो साइटोकाइनेसिस से क्या होता है, खत्म होता है। तो पहले क्या होगा, जब मानो हमने यहाँ पे देखा बच्चा, यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हैं ये वाली, तो हमने क्या देखा कि ये पूरी जो हमारी इंटरफेज है, यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी अवस्था है, इस अवस्था को हम कह रहे हैं इंटरफेज, यानी कि इंटरफेज को हम कहते हैं एनाफेज। ठीक है, अब ये एनाफेज है, इंटरफेज अवस्था है। तो यहाँ क्या होगा, जब यहाँ से ये एम फेज की अवस्था स्टार्ट होगी, तो इसके स्टार्ट होने से पहले क्या होगा, साइटो कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है यहाँ पे केंद्रक का विभाजन होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस का विभाजन, यानी केंद्रक क्या करेगा, विभाजित होगा। क्या करेगा, केंद्रक, केंद्रक का यहाँ पे विभाजन होगा। इतनी बात क्लियर, ओके। उसके बाद पूरी प्रोसेस चलेगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद अवस्था आएगी साइटोकाइनेसिस की। कौन सी अवस्था आएगी, साइटोकाइनेसिस की अवस्था आती है। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ो। अब इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई भाई। अब ये हो गई। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार की। तो अगर आप नॉर्मल देखते हो बेटा, नॉर्मल चीज जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कोशिका विभाजन जो हमारे होते हैं दो प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में क्या दिया गया है कि जो हमारी कोशिका विभाजन होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक असूत्री विभाजन होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है, और एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आइए चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार के, कि कौन कौन से यहाँ पे प्रकार पाए जाते हैं। ठीक, चलिए तो सभी बच्चे हेडिंग क्या डालेंगे, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। क्या डालोगे, कोशिका विभाजन। तो अगर हम कोशिका विभाजन की बात करें तो ये जो कोशिका विभाजन होता है ये मुख्यतः तीन प्रकार का, आपके एनसीईआरटी में कितना दिया भाई, तीन प्रकार का। तो हम तीनों प्रकार को जानेंगे। नहीं तो ऐसे आप देखते हो तो हम इसको नॉर्मली कहते हैं दो प्रकार का, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री। आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है बेटा, पहला दिया है असूत्री विभाजन, असूत्री असूत्री विभाजन। क्या दिया, पहला क्या है, असूत्री विभाजन। ठीक है, क्या है पहला, असूत्री विभाजन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अमाइटोटिक। ठीक है, अमाइटोटिक डिवीजन, डिवीजन। ठीक है, क्लियर। दूसरा है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। तो जैसे हमने क्या बोला, जो हमारा सूत्री विभाजन है इसको हमने बोला अमाइटोटिक डिवीजन यानी असूत्री विभाजन। क्या बोला हमने, ये अमाइटोटिक डिवीजन है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, असूत्री विभाजन कहते हैं। क्या बोला हमने, असूत्री विभाजन। क्या बोला, वापस से समझो, इसको हमने कहा ये असूत्री विभाजन है। क्या है, असूत्री विभाजन है। बात क्लियर। इसके बाद बेटा समसूत्री को हमने क्या बोला, ये इसको हम कहते हैं माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक
डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, इसके बाद अर्धसूत्री को हम कहते हैं मियोसिस, मियोसिस डिवीजन। देखो सम का मतलब भाई बराबर, सम का मतलब क्या हो जाएगा, दो बराबर भागों में टूटेगा। अर्ध का मतलब भाई कि एक से आधा, एक का क्या हो जाएगा, आधा। सम का मतलब बराबर भाग, अर्ध का मतलब आधा। सम का मतलब क्या होगा, बराबर, और अर्ध का मतलब क्या हो जाएगा, आधा। तो जो कोशिका विभाजन होते हैं यानी जो सेल डिवीजन की क्रिया होती है, ये जो सेल डिवीजन होता है ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होता है कोशिका विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा होता है समसूत्री विभाजन, और चौथा होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को हम कहते हैं भाई, समसूत्री को कहते हैं अमाइटोटिक डिवीजन, सॉरी असूत्री को, और समसूत्री को कहते हैं माइटोटिक डिवीजन, और अर्धसूत्री को हम कहते हैं, जो हमारी अर्धसूत्री होती है इसको हम कहते हैं मियोसिस डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे असूत्री विभाजन का, कि जो अमाइटोटिक डिवीजन क्या है, ये किस प्रकार का अमाइटोटिक डिवीजन एक सेल के अंदर हो रहा है, ये किस प्रकार का जो अमाइटोटिक डिवीजन है ये एक कोशिका के अंदर हो रहा है। तो हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे हेडिंग क्या डालोगे, असमसूत्री विभाजन। क्या डालोगे, असमसूत्री विभाजन। ठीक, चलो तो हमने हेडिंग क्या डालना है, यहीं पे डाल ले भाई, नीचे डाल ले, नीचे हो जाएगा, नीचे से काम चल जाएगा। ठीक है, नीचे ही लिख लेते हैं, इसी के नीचे हम असूत्री विभाजन के बारे में लिख लेते हैं कि क्या है। देखो असूत्री विभाजन क्या होता है कि इस प्रकार का विभाजन, ठीक है, इस प्रकार का कोश का विभाजन सरल जीवों जैसे जीवाणु में, लवक में, माइकोप्लाज्मा तथा उच्च वर्ग के पौधों की पुरानी तथा नष्ट हो रही कोशिकाओं में होता है, और इस विभाजन को सीधा विभाजन भी कहते हैं। सिंपल से आपको समझना है, असूत्री में क्या बोलोगे कि इस प्रकार का विभाजन, ठीक है, इस प्रकार का विभाजन सरल कोशिकीय जीवों में, ठीक है, सरल वाले सेल कोश का विभाजन सरल वाले जीवों में होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो कि इस प्रकार का विभाजन, ठीक है, क्या लिखोगे, इस प्रकार का इस प्रकार का विभाजन, किस प्रकार का विभाजन भाई, ये जो असूत्री विभाजन है, तो इस प्रकार का विभाजन, ठीक है, फंजाई यानी कि कवको, कवको जिसको हम कहते हैं फंगी या फंजाई, फंगी, एवं शैवालों में, शैवालों, शैवालों को क्या कहते हैं भाई, एल्गी, एल्गी। तो शैवालों में, शैवालों में होते हैं, होते हैं तथा उच्च वर्ग के पादपों में, उच्च वर्ग के पादपों में, पादपों में नष्ट हो रही, पादपों में नष्ट हो रही, नष्ट हो रही कोशिकाओं में, क्या है, नष्ट हो रही कोशिकाओं में, कोशिकाओं में होता है। क्या होता है, जो नष्ट हो रही कोशिकाएं होती है, यानी कि जितने भी उच्च वर्ग के पादप हैं, क्या है बेटा, उच्च वर्ग के जो पादप हैं, तो उच्च वर्ग के पादप में जो उनकी जो नष्ट हो रही कोशिकाएं, उनकी जो सेल्स होती हैं, जो उनकी कोशिकाएं होती है जो नष्ट होती हैं, क्या होती है, इनकी जो कोशिकाएं होंगी जो नष्ट होती हैं, तो ऐसा विभाजन किसमें देखने के लिए मिलता है, असूत्री विभाजन में देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, और इस विभाजन में केंद्रक लंबाई में वृद्धि करके दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है।
इसके बाद क्या होता है, इस विभाजन में इस विभाजन में ठीक है, इस विभाजन में केंद्रक लंबाई में, केंद्रक क्या करता है भाई, लंबाई में, अपने लंबाई में क्या कर लेगा, तो इस विभाजन में केंद्रक लंबाई में वृद्धि करके, लंबाई में वृद्धि करके क्या करेगा, लंबाई में वृद्धि करके, ठीक है, इनकी जो लंबाई होती है उस लंबाई में क्या करेगा, वृद्धि करके वो दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, या वृद्धि करके क्या होते हैं वो, ठीक है, वृद्धि करके दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, क्या होंगे ये, दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो ये होता है बेटा किसके अंदर, असूत्री विभाजन के अंतर्गत, यानी असूत्री विभाजन किसमें होता है, फंजाई में होता है, और सवाल, यानी कुछ फंजाई और कुछ जो सवाल होते हैं उनमें जो ये फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, उनमें क्या होगा, ये जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा, कुछ फंजाई होंगे, कुछ सवाल होंगे, इनके अंदर ये जो क्या होगा, विभाजन होगा, ये असूत्री विभाजन पाया जाता है। या साथ साथ जितने भी हमारे उच्च वर्ग के पादप होते हैं तो उनकी नष्ट हो रही, ठीक है, ठीक है, उनकी नष्ट हो रही कोशिकाओं, यानी कि जो उनकी नष्ट हो रही जो पुरानी कोशिकाएं होती है ना, जो उनकी पुरानी सेल हो गई, जब वो नष्ट हो रही होती हैं तो उनमें क्या होता है, विभाजन होता है, और इस विभाजन में केंद्र की लंबाई में वृद्धि होकर ये दो भागों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। इसके उपरांत कोशिका के मध्य उत्पन्न दरार को कोशिका का विकास होता है। इसके उपरांत क्या होता है, कोशिका के मध्य जो उत्पन्न दरार होता है उससे क्या होता है, कोशिका का विकास होता है। तो ये होता है बेटा हमारे सूत्री विभाजन के अंतर्गत। ये हम डिस्कस किसके अंतर्गत करते हैं, तो ये जो हम डिस्कस की क्रिया करते हैं ये हम सूत्री विभाजन के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करेंगे, जो हमारा सूत्री विभाजन है उसके अंतर्गत इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब आता है बेटा ये तो हमारा सूत्री विभाजन, क्योंकि आपको इसके प्रकार को नहीं देखना है। अब हम बात करते हैं सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन। अब देखो माइटोसिस विभाजन क्या होता है, तो इस प्रकार का विभाजन तथा, ठीक है, इस प्रकार का जो विभाजन होता है सभी कायिक कोशिकाओं तथा जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है, और जिसे सूत्री विभाजन या अन्य नामों से समसूत्री विभाजन के नाम से या कायिक विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। समसूत्री क्या देखोगे, या तो कायिक विभाजन से, है ना, या तो बहुत सारे नाम से आप जानते हो। तो अब सभी बच्चे हेडिंग क्या डालोगे, समसूत्री विभाजन, क्या डालोगे, सभी बच्चे हेडिंग डालोगे समसूत्री विभाजन, ठीक। तो चलिए हेडिंग डालिए, ये हो गया सभी का नोट, सभी का नोट हो गया भाई, सभी बच्चे ने नोट कर लिया, हाँ या ना, सभी बच्चे ने नोट कर लिया, हाँ या ना, बताइए, सभी बच्चे का नोट हो गया। तो अब हम बात करते हैं किसकी, समसूत्री विभाजन की, किसकी हम बात करेंगे, समसूत्री विभाजन। तो सभी बच्चे हेडिंग डालोगे समसूत्री समसूत्री या सूत्री कहते हैं, सूत्री विभाजन, क्या बोलते हैं, विभाजन, ठीक है, जिसको माइटोटिक्स डिवीजन, क्या बोलेंगे, डिवीजन, ठीक है, क्लियर। तो अब इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा माइटोटिक डिवीजन है हम इससे किसे कहते हैं, कि ये हमारा क्या है, माइटोटिक डिवीजन है, क्या है हमारा, क्या है, माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है। तो हम बात किसकी करते हैं, माइटोटिक डिवीजन की। अगर इसकी बात करें तो इसको सर्वप्रथम स्टार्सबर्गर ने, किसने दिया था, स्टार्सबर्गर ने व्याख्या किया था। क्योंकि आपसे पूछा जाता भाई ये जो समसूत्री विभाजन है, इस समसूत्री विभाजन की व्याख्या किसने की है, क्योंकि कोई भी एक संरचना है ना, कोई भी एक थियरी है,
कोई भी एक सिद्धांत है, हर एक सिद्धांत की सबकी खोज कोई न कोई वैज्ञानिक ने किया है। तो आप क्या बोलोगे, इससे सर्वप्रथम स्टार्स बर्गर ने क्या की थी, व्याख्या की थी। क्या किया था, स्टार्स बर्गर नामक वैज्ञानिक ने इन्हें क्या की थी, व्याख्या की थी। और ये जो मुख्यतः क्या होता है, जीवों की काई कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक पॉइंट हम लिखते हैं बेटा। बेसिक पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है कि इसे सर्वप्रथम, ठीक है, ये जो बेटा समसूत्री विभाजन है, ध्यान देना, समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम, ठीक है, किसने, सर्वप्रथम लिख लो, समसूत्री को, समसूत्री विभाजन लिख लो, नहीं दिक्कत हो जाएगी। तो समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम स्टार्स बर्गर, स्टार्स स्टार्स बर्ग ने, कौन किया था, स्टार्स बर्ग ने, मिस्टेक हो रही है ना, ये ठीक है। तो स्टार्क बर्ग ने व्याख्या की थी, क्या किया था, व्याख्या की थी। किसने व्याख्या की थी, स्टार्स बर्गर ने, स्टार्स बर्गर ने, है ना, सॉरी बर्गर है, बर्गर है। तो जब आपसे पूछा जाए भाई कि जो हमारा समसूत्री विभाजन है, इस विभाजन को किस वैज्ञानिक ने व्याख्या की थी या किस वैज्ञानिक ने इसकी अच्छी तरीके से पुष्टि की थी, आप बताओगे स्टार्स बर्गर ने। किसने करी थी, स्टार्स बर्गर वैज्ञानिक ने इसको क्या किया था, व्याख्या की थी। क्या किया था, व्याख्या की थी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला आगे कि यह इस प्रकार का विभाजन यानी समसूत्री विभाजन सभी कायिक कोशिकाओं तथा जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, दो चीजों में होता है भाई, एक कायिक कोशिका में होता है, जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका कैसे होगा, आपने परागकण देखा होगा, 10वीं की क्लास में आपने परागकण की संरचना के बारे में पढ़ा होगा। तो आपने क्या देखा था, जब परागकण की क्रिया के द्वारा न पॉलिनेशन की क्रिया हुई, परागण के द्वारा जो परागकण होते हैं जब वो पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं, जो परागकण होंगे वो जब पुष्प के क्या होते हैं बच्चे, वर्तिकाग्र पे जाते हैं, तो वहां पे जो परागकण एक पाउडर जैसी संरचना होती है वो क्या होती है, अंकुरित होने लगती है। और जब हम परागकण की संरचना को देखते हैं तो इनमें दो सेल्स होती है, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका। तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों विभाजन होता है। तो जनन कोशिका में विभाजन होकर एक नई दो मेल गैमेट का वहां पे निर्माण होता है। तो आप क्या लिखोगे, इस प्रकार का विभाजन कायिक कोशिका एवं जनन कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का विभाजन, इस प्रकार का विभाजन, विभाजन कायिक कोशिका, ठीक है, किसमें भाई, कायिक कोशिका। तो इस प्रकार का विभाजन कायिक कोशिका एवं एवं जनन कोशिका, जनन कोशिका, कोशिका दोनों में, दोनों में पाया जाता है। दोनों में क्या होता है, दोनों जो सेल्स होती है, दोनों जो कोशिकाओं में विभाजन होता है, तो इस प्रकार का विभाजन दोनों कोशिकाओं में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्या होंगे, जो हमारी दोनों कोशिकाएं होती हैं उन दोनों कोशिकाओं में इस प्रकार का विभाजन हमें देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है, ये जो हमारा कौन सा, ये विभाजन। अतः इसे कायिक विभाजन या सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन कहते हैं। आगे क्या लिखोगे, अतः इसे, पेन चेंज कर देती हूं, अतः इसे, अतः इसे कायिक विभाजन, कायिक विभाजन यानी कि वेजिटेटिव डिवीजन, वेजिटेटिव
ऑक्टेटिव डिवीजन या सूत्री या समसूत्री सूत्री या समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे? समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो किसको हमने बोला? समसूत्री विभाजन में हमने क्या देखा कि समसूत्री विभाजन जो है इसको सर्वप्रथम स्टार्स बर्गन ने क्या की थी? व्याख्या की थी। और इस प्रकार का विभाजन कायिक कोश का एवं जनन कोश का दोनों में ही पाया जाता है। इस प्रकार का जो विभाजन हमें दिखता है इसको हम कायिक कोशिका में भी देखते हैं और जनन कोशिकाओं दोनों सेल्स में इस प्रकार का विभाजन पाया जाता है। दोनों जो कोशिकाएं होंगी दोनों कोशिकाओं में ये विभाजन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इतनी बात क्लियर। आगे इन्होंने क्या बोला कि यह विभाजन युग्मज के विदलन तथा भ्रूण के निर्माण में होता है। आगे इन्होंने बोला कि यह जो विभाजन होता है युग्मनज के विदलन में, ठीक है, यह विभाजन युग्मनज के विदलन में, ठीक है, यह विभाजन युग्मनज के विदलन में कहाँ पे होगा भाई? युग्मनज के विदलन में, यानी कि क्लीवेज ऑफ जाइगोट, क्लीवेज ऑफ जाइगोट, ठीक है, क्लीवेज ऑफ जाइगोट, ठीक है। तो विदलन में भ्रूण के निर्माण में होता है। भ्रूण को हम कहते हैं इम्ब्रियो। क्या कहते हैं भाई? भ्रूण को हम कहते हैं इम्ब्रियो। तो भ्रूण के निर्माण में होता है। भ्रूण के निर्माण में होता है। किसमें होगा भाई? जो हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, यानी भ्रूण का जब निर्माण होगा और जब जायगोट बनेगा, जब एन आपस में संलयित होंगे, जब जायगोट का निर्माण होगा तो वहां पे क्या बन जाएगा? युग्मनज बनेगा और इस युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। और समसूत्री विभाजन, ठीक है, एक चक्र में 2 संतति कोशिकाएं निर्मित होती हैं, ठीक है। और समसूत्री विभाजन के एक चक्र में 2 संतति कोशिकाएं निर्मित होती है, ठीक है। आगे क्या लिखोगे? समसूत्री विभाजन के एक चक्र में, ठीक, समसूत्री विभाजन के एक चक्र में 2 कोशिकाएं, 2 संतति कोशिकाएं ना, 2 संतति कोशिकाएं निर्मित होती है। कोशिकाएं क्या होती है बेटा? निर्मित होती है। क्या होंगे? निर्मित, यानी कि 2 से 1 से 2, ध्यान देना, एक चक्र में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, यानी कि एक चक्र से 2 2 बनी तो दोनों का वापस से क्या करेगा? वो 2 2 का बनेगा ना, वो 2 2 का पेयर में बनता जाएगा, ठीक है। 2 2 के पेयर में क्या होगा? वो बनता जाएगा, ठीक है। और इस विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका के समान होती है, अतः इसे समजात विभाजन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इस विभाजन में आगे क्या लिखोगे कि इस विभाजन में, ठीक है बच्चे, क्या लिखोगे? पेज चेंज कर लेते हैं कि इस विभाजन में, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? इस विभाजन में ठीक, इस विभाजन में, ठीक है, इस विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की, यानी क्रोमोसोम की, ठीक है, गुणसूत्रों की
यानी क्रोमोसोम की ना गुणसूत्रों की संख्या संख्या मातृकोशिका की संख्या किसके मातृकोशिका की मातृ मातृकोशिका की कोशिका की समान होती है मातृकोशिका की समान होती क्या होगी। इस विभाजन में संतति कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती बच्चे, यह जो विभाजन होगा तो इस विभाजन में जो मातृकोशिका होगी, इस विभाजन में मातृकोशिका जो होगी उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है समान होती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी बच्चे, गुणसूत्र की जो संख्या होगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम समान होंगे। क्या होंगे, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे होंगे वो यहाँ पे आपको समान दिखाई देती है। ठीक है, अतः इसे समजात विभाजन यानी कि इक्वेलेशन डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेलेशन इक्वेशन। ठीक है, अतः इसे समजात विभाजन कहते हैं। अतः इसे समजात समजात विभाजन समजात विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अतः इसे बेटा क्या बोलेंगे, समजात विभाजन कहते हैं। क्या बोलेंगे, अतः इसे समजात विभाजन कहते हैं। इतनी बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक, क्लियर हो गई। इसके आगे क्या लिखोगे बेटा, यह 4 चरणों में पूर्व होती है। ठीक है, ये क्या होती है, 4 चरणों में पूर्ण होती है। ऐसा नहीं बेटा कि समसूत्र विभाजन एक ही चरण में पूर्ण होगी। तो क्या लिखोगे, यह 4 चरणों में पूर्व होती है। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अनंत्यावस्था में होती है। ठीक है, क्या होती है, अनंत्यावस्था में होती है। तो क्या लिखोगे कि यह 4 चरणों में पूर्ण होती है। क्या होगी, यह 4 चरणों में। नेक्स्ट पॉइंट, आगे की पॉइंट क्या लिखोगे बच्चे, यह आगे यह 4 चरणों में, कितने, 4 चरणों में संपन्न होती है। क्या होगी, संपन्न होती है। कितने चरणों में, यह 4 चरण में क्या हो जाएगी बेटा, यह 4 चरणों में संपन्न होती है। पहला क्या होता है बेटा, पूर्वावस्था। क्या बोलते हैं, पूर्वावस्था, पहले को बोलते हैं पूर्वा। ठीक है, क्या बोलेंगे, पूर्वावस्था। ठीक, पूर्वावस्था। इस पूर्वावस्था को हम क्या बोलते हैं, एनाफेज, है ना, एनाफेज कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे, सॉरी, पूर्वावस्था को हम कहते हैं एनाफेज। क्या बोलेंगे, पूर्वावस्था जो हमारी होती है उसको बोलते हैं बेटा प्रोफेज। सॉरी, पूर्वा को प्रोफेज कहेंगे, प्रोफेज, प्रोफेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होती है बेटा, मध्यावस्था, मध्यावस्था। क्या होगी, मध्यावस्था, जिसको हम कहते हैं मेटाफेज। क्या बोलेंगे, मेटाफेज। इसके बाद बेटा आती है हमारी पश्चावस्था। क्या आएगी, पश्चावस्था। ठीक, क्या आएगी, पश्चावस्था, जिसको हम कहते हैं एनाफेज। क्या बोलते हैं, एनाफेज। क्या बोलेंगे बच्चे, इसको एनाफेज कहते हैं। बात क्लियर हुई। एनाफेज के बाद बेटा आपका आता है अनंत्यावस्था। क्या आएगा, अनंत्यावस्था। इस अनंत्यावस्था को हम कहते हैं टीलोफेज।
क्या बोलेंगे, अनंत्यावस्था को हम कहते हैं टीलोफेज कहते हैं। तो अनंत्यावस्था यानी कि टीलोफेज क्या हो जाएगा, ये टीलोफेज में इन सभी अवस्थाओं में ये क्या होती है, संपन्न होती है। इन सभी अवस्थाओं में ये क्या होती है, पूरी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी सभी क्रियाएं यहाँ पे क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। ठीक है। और एक चीज बेटा आप नोट में लिख लो, एक चीज और होता है, एक चीज यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे दो क्रियाएं होती है। यहाँ पे बेटा क्या होती है, दो क्रियाएं होती हैं। पहले होता है केंद्रक का विभाजन। पहले क्या होगा बेटा, पहले जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम कहते हैं केंद्रक का विभाजन। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि इस क्रिया में कोशिका, इस क्रिया में केंद्रक विभाजित होता है और यह क्रिया निम्न 4 पदों में संपन्न होती है ना। इस क्रिया में क्या होता है बेटा, जो केंद्रक विभाजन, देखो अगर हम समसूत्री विभाजन की, माइटोटिक डिवीजन की दो व्यवस्थाएं यहाँ पे होती है। एक होता है सबसे पहले केंद्रक का विभाजन और दोबारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म का। पहला केंद्रक का विभाजन, दूसरा साइटोप्लाज्म का बेटा यहाँ पे डिवीजन होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान देनी है, बहुत अच्छी तरीके से इस बात को आपको क्लियर रखने हैं। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो सबसे पहले होता है केंद्रक का विभाजन। क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस। तो बेटा हम कैरियोकाइनेसिस की जब बात करेंगे, इसमें आप क्या लिखोगे कि यह विभाजन वास्तविक कोश का विभाजन है और केंद्रक विभाजन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। क्या लिखोगे, यह विभाजन वास्तविक कोश का विभाजन है। क्या है, यह विभाजन वास्तविक कोश का विभाजन है। ठीक है, क्या है, यह विभाजन वास्तविक कोशिका विभाजन है। क्या है, वास्तविक कोशिका विभाजन है बच्चे। क्या है, ये वास्तविक कोशिका विभाजन है, जो विभाजन है जो 4 अवस्थाओं में, या हम बोलेंगे जो निम्नलिखित, ठीक है, अवस्था है और केंद्रक विभाजन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। ठीक है, क्या लिखोगे, केंद्रक विभाजन निम्नलिखित, ये जो केंद्रक का विभाजन है तो केंद्रक विभाजन निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में, कितने अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। कितनी अवस्थाओं में बेटा, 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। यही हमने यहाँ पे बात की ना कि ये जो हमारी कोश का विभाजन की 4 अवस्थाएं आती है, तो यहीं पे वो चारों अवस्थाएं होती है। पहला होता है बेटा पूर्वावस्था। क्या होगा, पूर्वावस्था होगा। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, मध्यावस्था। क्या होगा, मध्यावस्था। ठीक है, मध्यावस्था के बाद क्या होगा, तीसरा होगा पश्चावस्था। ठीक है, पश्चावस्था। ठीक है, और पश्चावस्था के बाद आएगा अनंत्यावस्था। अनंत्यावस्था की समय आता है जब ये बेटा ये वाला यानी केंद्रक का विभाजन जब संपन्न हो जाता है, तो यहीं पे दूसरी अवस्था आती है और वो दूसरी अवस्था क्या होती है, साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन। क्या आएगा, कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। क्या बोलते हैं, कैरियो और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या बोलेंगी, साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे क्या होता है, जब पहले केंद्र का विभाजन हो गया, ये चारों अवस्थाएं हो गई, चारों अवस्थाएं होने के बाद केंद्र का विभाजन हो गया, केंद्र का विभाजन के बाद क्या होता है, कोश का द्रव्य का विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। अब यही चीज बेटा यहाँ तक की चीज को थोड़ा सा हम एक डायग्राम में समझ लेते हैं, एक एक चीज को।
अब बेटा यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी, जो क्या है प्रीमेटोफेज ना, दिखा रही हूँ। अब तक बेटा हमने क्या बात की, हमने सेल साइकिल में क्या बात की, जो हमारी कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, क्या होती है हमारे, जो हमारे कोशिका विभाजन की क्रिया होती है वो कितनी, एक एंटरफेज होती है यानी कि अंतरावस्था, और एक एम फेज होती है। ठीक है, अब क्या होता है इंटरफेज में, इंटरफेज में हमने क्या देखा था बेटा कि जो इंटरफेज की अवस्था होती है इनमें तीन तरीके की क्रियाएं होती है। तीन तरीके की क्रियाएं क्या होती है, पहला होता है जीवन फेज, दूसरा आता है यस फेज, और तीसरा आता है G2 फेज। अब ये जो जीवन फेज है ना, इसमें जीवन फेज में क्या होगा, सबसे पहले जो हमारी सेल होगी वो सेल क्या होगी, ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करने के साथ साथ हमने बात किया था इसमें क्या होगा, माइट्रोकांडिया का, ठीक है, तारक काय का, इसके साथ साथ आरएनए का, और बहुत सारे ऐसी चीजों का इसमें निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा, अब आपको दिख रहा है प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, हमने ऊर्जा वाहक की भी बात की थी, तो प्रोटीन का निर्माण होता है, ऊर्जा वाहक का निर्माण होता है, लिपिड का निर्माण होता है, इसके साथ साथ न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर क्या होगा, पहले क्या बना, माइट्रोकांडिया होगी। ठीक है, ये सारी चीज बनी, उसके बाद यहाँ पे आप केंद्रक में देखोगे तो डीएनए का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारी कौन सी होती है, जीवन फेज होती है। ठीक, अब जीवन फेज में क्या होगा, डीएनए तो बनेगा लेकिन डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया कौन सा, जीवन फेज। अब जीवन फेज के बाद भाई कौन सी फेज आती है, जीवन फेज के बाद आ जाती है एस फेज। अब एस फेज में हम क्या देखते हैं, इस फेज में, एस वाले फेज में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये तो जो सेंट्रियोल है इसका भी निर्माण हो गया। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे आपको माइट्रोकांडिया भी दिख रही है, इसका भी निर्माण हो गया। इसके साथ साथ और भी अन्य जो पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थों का क्या हो जाता है, यहाँ पे निर्माण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, सभी जो जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ का क्या हो जाता है, यहाँ पे निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है इस केंद्रक के अंदर जो डीएनए है। ठीक है, इस केंद्रक के अंदर का जो डीएनए है, अब यहाँ पे इस डीएनए का क्या होगा, रिप्लिकेशन होगा। डीएनए का रिप्लिकेशन का मतलब क्या होगा कि डीएनए से डीएनए का निर्माण होना। क्या होगा, डीएनए से डीएनए का निर्माण होना, यानी कि डीएनए की, देखो जो हमारा डीएनए होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होता है। डीएनए क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होता है। अभी जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होता है तो इसमें आपको क्या नजर आता है, इसमें आप क्या देखते हो कि एक तो आरएनए बन गया, डीएनए का प्रतिकृतिकरण हुआ, आरएनए बना, प्रोटीन बना। अब आरएनए कैसे बना, डीएनए ने रिप्लिकेशन किया, डीएनए बना, डीएनए से क्या बन गया, आरएनए बन गया। ठीक है, अब आरएनए ने क्या किया, प्रोटीन का सिंथेसिस किया ना, क्या वो उसने प्रोटीन का सिंथेसिस किया, तो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण अनुवादन, डीएनए से आरएनए का निर्माण अनुलेखन, और डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या हो जाता है, प्रतिकृति, या जिसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, प्रतिकृति, या जिसको हम क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे, रिप्लिकेशन की क्रिया कहते हैं। तो जो हमारी बेटा एस फेज होती है, इसमें क्या होगा, हमारा डीएनए रिप्लिकेट करेगा, रिप्लिकेशन की क्रिया होगी। क्या होगा, रिप्लिकेशन की क्रिया होगी। और जीवन फेज में हमने क्या देखा कि जीवन फेज में यहाँ पे जो बहुत सारे अंग हैं ना, सेंट्रोल है, डीएनए है, और बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जिनका क्या होता है, यहाँ पे निर्माण होता है। क्या होता है, बहुत सारी चीजों का यहाँ पे क्या होता है बेटा, निर्माण की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये हो गई जीवन फेज। आगे हमने क्या देख लिया, G2 फेज। अब बेटा हमारी कौन सी फेज आती है, इसके बाद हमारी बेटा आती है G2। कौन सी फेज आती है, G2 फेज आती है। और G2 फेज में हमने क्या बात की है कि ये जो हमारी होती है प्रीमैटिक फेज होती है, यानी समसूत्री विभाजन की पहले की अवस्था होती है। क्या होगी, जो हमारी समसूत्री विभाजन है, इस समसूत्री विभाजन की यहाँ पे पहले की अवस्था। अब आपको देख रहा है बेटा माइटोसिस फेज, इस G2 फेज के अंदर आप क्या देख रहे हो, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें जो हमारी सेल्स होती है ना, हमारी जो कोशिका होती है, ये विभाजन करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है।
जो कोशिका होगी वो कोशिका क्या करेगी, विभाजन करने के लिए, है ना, वो डिवीजन करने के लिए, विभाजन करने के लिए वो प्रिपेयर हो जाती है, यानी कि वो तैयार हो जाएगी किसके लिए, विभाजन करने के लिए। किसके लिए तैयार होगी बच्चे, वो विभाजन करने के लिए। तो ये पूरी जो प्रवस्था होती है इसको हम कहते हैं अंतरा प्रवस्था, यानी कि ये हमारी द सेल साइकिल, यानी बेटा ये हमारी क्या है, कोशिका चक्र। ये जो हमारी पूरे चक्र होते हैं इसको हम कहते हैं कोशिका चक्र, क्या कहते हैं, सेल साइकिल। अब आपको देख रहे हो बेटा यहाँ पे ये तो हमारा अंदर कुछ कुछ चेंज हो रहा है ना, इनके अंदर बहुत सारे आपको पदार्थ नजर आ रहे हैं, है ना, देख रहे हो। इसके बाद G2 फेज, यहाँ पे हमारी एंटर फेज है। इसके बाद यहाँ पे माइटोटिक फेज है, ये एंटर फेज है, माइटोटिक फेज। इसी माइटोटिक फेज में अब क्या होगा कि जो हमारी सेल्स होगी यानी विभाजन, G2 फेज में अभी ये विभाजन करने के लिए विभाजन के योग्य हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा कि वो सेल का डिवीजन होगा। सेल का डिवीजन कैसे होगा, पहले होगा कोशिका का विभाजन, क्या होगा, पहले होगा कोशिका का भी सॉरी न्यूक्लियस का विभाजन। तो न्यूक्लियस के विभाजन में हमने क्या देखा कि जो हमारे न्यूक्लियस का विभाजन होता है वो 4 अवस्थाओं में होता है। और अगर बेटा मैं आपको चारों अवस्थाओं को दिखा दूं, चारों अवस्थाओं को दिखा दूं, तो देखिए आप यहाँ पे 4 अवस्थाओं को देखोगे, कितने में होता है बेटा, 4 अवस्था में। साथ साथ देखो एक हमारा ये यहाँ पे है प्रीमेटिक फेज। ये प्रो मेटा फेज में क्या है, क्या प्रो मेटा फेज में देखते हो कि जो हमारी कोशिकाएं होती है वो विभाजन करने के योग्य हो जाती है। तो ये हमारा क्या है बेटा, प्रो मेटा फेज है। क्या है, प्रो मेटा फेज है। इसमें आपको देख रहा है ये अंदर आप गुणसूत्र को देख रहे हो, ये हमारा पूरा क्या है, डीएनए है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के साथ साथ इसके अंदर क्या है, डीएनए। अब यहाँ पे क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स है। ये संरचना इससे क्या बने बेटा, इसको हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोट्यूबुल्स कह रहे हैं। तो ये हमारी जो फेज है, ये फेज है, इसको हम कहते हैं प्रोमेटाफेजेज। क्या बोलेंगे, प्रोमेटाफेज। क्या बोलेंगे बच्चा, प्रोमेटाफेज कहते हैं, ठीक, प्रोमेटाफेज कहेंगे। इतनी बात क्लियर, समझ गए, इतनी बात आपको क्लियर क्लियर हो गई, समझ गए अच्छे से। इसके बाद अगर पूरी अवस्थाओं को बेटा मैं दिखा दूं, पूरी अवस्थाओं को, तो सबसे पहले बेटा हमने क्या की थी, ये हमारी बेटा कौन सी होती है, ये हमारी होती है प्रोफेज होती है। क्या होती है, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है बेटा, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, प्रोफेज होती है। तो इन सभी जो टॉपिक हैं इन सभी का डिस्कस हम करेंगे इसके आगे की क्लास में। किसके करेंगे बेटा, इसके आगे की जो क्लास होगी उस क्लास में हम एक एक पॉइंट का डिस्कस करेंगे कि ये सारी जो अवस्थाएं होती है इन सभी अवस्थाओं का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास के लिए, है ना, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे क्या है, केंद्रक द्रव्य है यानी कैरियोकाइनेसिस है। तो कैरियोकाइनेसिस की जितनी भी अवस्थाएं हैं, कैरियोकाइनेसिस की जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सभी अवस्थाओं का हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे प्रोफेज का, मेटाफेज का, एनाफेज का, टीलोफेज का। इन सभी अवस्थाओं का हम क्या करेंगे, अगली क्लास में इसका डिस्कस करेंगे। साथ साथ इस समसूत्री विभाजन के महत्व को समझेंगे कि जो समसूत्री विभाजन है इसके क्या महत्व होते हैं, ठीक है। तो बस बच्चा आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास होगी हमारी एक नए टॉपिक की, यानी कि किसकी होगी भाई, ये जो हमारी कोशिका केंद्रक विभाजन के प्रकार यानी कैरियोकाइनेसिस की चारों अवस्थाओं को देखेंगे कि कैरियोकाइनेसिस की चारों अवस्थाएं कैसे होती है। तो सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।